इस दुनिया में सब कुछ समान है, वातानुकूलित है, हमारे मन में कई सवाल हैं। भूत प्रेत तथा पिशाचों के बारे में वेदों में कई प्रकार पिशाच तथा भूतों की बातें की गई हैं। इंसान जब जीवन समाप्त कर मृत्यु को अपना लेता है तो माना जाता है कि वो परलोक में चला गया, और अगर मन में कोई अधूरी इच्छा लिए मरा तो वो प्रेत योनि में शामिल हो जाता है। और इनमें से कई सारे कभी कभी इंसानों की आत्मा, शरीर तो कभी खून के भूखे होते हैं। जो पिशाच खूनी यानी रक्त का पान करते हैं वो रक्त पिशाच कहलाते हैं। और भी कई तरह के पिशाच होते हैं। कोई भी उनके सामने आए और उनका शिकार बनने से बच जाए तो वो उनकी किस्मत। ये घटना 26 साल की रीमा के साथ घटी थी। रीमा पढ़ाई के चलते 4 साल अपने घर और परिवार से दूर रही, पर अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और वो अपने घर शिमला जा रही थी। कई साल तक परिवार से दूर, माँ बाप से दूर, वो अकेले में उन्हें बहुत याद किया करती थी। पर अब दूरी खत्म होने वाली थी क्योंकि वो अपने शहर लौट रही थी। वो फोन पर अपनी दोस्त नीरू से बातें करने में इतनी गुम थी कि टाइम का उसे ख्याल ही नहीं रहा कि कब रात के 11:30 बज गए। यार रीमा, बहुत देर हो गई, तो एक काम कर, आज मेरे ही घर रुक जा, कल अपने घर चली जाना। अरे नहीं यार नीरू, मुझे किस बात का डर, बिंदास पहुंचकर तुझे फोन करूंगी। और माँ बाबा को सरप्राइज भी देना है। कितने दिन हो गए घर की खीर पूरी खाए। तो एक काम करना, मेरे घर पे फोन कर दे कि आज मैं तेरे यहाँ रुकूंगी, और घर जाने के बाद माँ बाबा का मुंह देखने लायक होगा। पर यार ये सही रहेगा, अगर समझ ले तू आज यहाँ रुक जाती है तो कल सरप्राइज दे सकती है ना आंटी अंकल को। यार तू भी बड़ी फट्टू है। रात में बस में अगर कोई खूबसूरत हीरो मिल गया तो रोमांटिक फिल्म की तरह हो जाएगा ना। हीरो? प्रार्थना कर भूत पिशाच ना मिले। मैंने सुना है कि चौकी गेट बस स्टॉप अच्छा नहीं है, आए दिन वहाँ से लोग गायब होते हैं। देख नीरू, तू मुझे कहीं डराने की कोशिश तो नहीं कर रही है? मैं बहुत बहादुर हूँ, पता है ना। हाँ हाँ, छिपकली देखी नहीं कि उछल पड़ती है, और तू बहादुर। मैं कहती हूँ कि बस से ही क्यों जा रही है, ट्रेन से चली जाना, तेरी सेफ्टी भी तो रहेगी और मुझे चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे बाबा, तो फिर चिंता क्यों कर रही है? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, और कोई बात नहीं है, मैं तुझे कॉल करूंगी ना। ओके, पर हर 5 मिनट में तू मुझे कॉल करेगी, ओके? चल ठीक है मेरी माँ, मैं फोन करूंगी या मैसेज करूंगी, ओके? अच्छा, तू मैसेज करने के लिए तैयार है, पर अगर 5 मिनट बाद तेरा मैसेज मेरे पास नहीं आया ना तो मैं सब कुछ तेरे माँ बाबा को बता दूंगी। डील? चल ओके, डील। रात के 12 बजे रीमा बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। नीरू भी आना चाहती थी पर उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। रीमा ख्यालों में से निकली ही थी कि तभी एक बस ठंड की धुंध को चीरती हुई, रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई वहां आकर रुकी। देखने में वो बस बहुत डरावनी लग रही थी और काले शैतान के मुंह की तरह उसका दरवाजा खुला। मैडम कहाँ जाना है? भाई साहब, शिमला जाना था। ये बस जाएगी क्या? मुझे बस का टाइम टेबल नहीं पता है। ये आखिरी बस है मैडम, इसके बाद कोई बस नहीं है। इस बात को सुनने के बाद रीमा उस बस में चढ़ जाती है, पर वो बस पूरे अंधेरे से भरी हुई थी और सारे यात्री अपनी जगह पर बैठे हुए थे, पर किसी का भी मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। रीमा को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ये सोचकर ज्यादा नहीं सोचा कि यार 9 घंटे का तो सफर है, क्या करना है बात करके। वो अपनी सीट पर जाके बैठने ही वाली होती है कि तभी कंडक्टर बोला, तुम्हारी सीट पीछे है, टिकट कटवाओ पहले, बदतमीज लड़की। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है आपके बात करने का? पैसेंजर से क्या ऐसे बात करते हैं आप? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। कंडक्टर कुछ ना बोलकर रीमा की तरफ टिकट बढ़ा देता है। रीमा टिकट लेने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक कंकाल कंडक्टर की पोशाक पहने खड़ा था और उसका जबड़ा आधा टूटा था, उसमें से दांत लटक रहे थे। वो दृश्य बड़ा ही भयंकर था रीमा के लिए। एक जोर की चीख छोड़कर रीमा वहां गिर गई। वो बेहोश होने वाली थी कि तभी बहुत से लोगों की हंसी उसे अपने कानों में सुनाई दी और वो सारे यात्री अब अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और वो सारे एक साथ रीमा को देखने लगे। उनके चेहरे को देखकर रीमा अंदर तक कांप कर रह गई।
उनके चेहरों से ही पता लगता था कि वो सारे के सारे लोग मुर्दे थे। उन सब के चेहरे सड़े गले बहुत घिनौने लग रहे थे। बस का कंडक्टर धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रीमा ने हिम्मत दिखाई और उस कंडक्टर को एक लात मार वहां से उठ खड़ी हुई। वो ड्राइवर की सीट पर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद ड्राइवर इंसान हो, मगर वो ड्राइवर की सीट तक पहुंचकर बोली, ड्राइवर प्लीज बस रोकिए। देखिए इस बस में कैसे कैसे भयानक शक्ल वाले लोग हैं, ये इंसान नहीं है, प्लीज बस रोक दीजिए। लेकिन ड्राइवर ने बस को चलाना जारी रखा। रीमा ने चीख कर कहा, बस रोकिए ड्राइवर, प्लीज मुझे उतरना है। तभी ड्राइवर ने अपना चेहरा रीमा की ओर कर लिया। रीमा फिर से चीखने लगी। उसने देखा कि ड्राइवर की आंख ही नहीं थी और उसके सर से खून बह रहा था। उसका भेजा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बस है। अब तुम इन पैसेंजर्स में शामिल होने वाली हो। हमारी बस में तुम्हारा स्वागत है। ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी के मुर्दे ने रीमा को बुरी तरह जकड़ लिया। उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। एक भयानक आवाज के साथ उसके हाथ से मांस का टुकड़ा निकलकर गिर गया और रीमा दर्द से कर्रा उठी। रीमा दर्द के मारे बेहोश होने वाली हालत में जा चुकी थी कि उसकी नजर सारे यात्रियों पर पड़ी जो उसके मुंह के सामने अपनी सड़ी गली शक्ल लिए हुए खड़े थे। वो पिशाच अट्टहास कर रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि वो उसे भी अपने में से एक बना लें कि तभी उसके पर्स में रखा मोबाइल बज उठा और सारे पिशाच उस तरफ देखने लगे कि तभी रीमा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस से बाहर शीशे को तोड़ते हुए निकल आई। वो बस एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी थी और तभी उसमें आग लग गई, पर वो बस रुकी नहीं बल्कि उस खाई में गिर गई। सैकड़ों चीखें और चिल्लाने की आवाज से सारी जगह मानो गमगमा उठी। करीब 10 मिनट बाद वहां मौत का सन्नाटा छा गया था, पर रीमा के पास फोन नहीं था क्योंकि उसका पर्स गाड़ी में छूट गया था। रीमा अपना होश खोकर गिरने लगी कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि नीरू उसकी तरफ दौड़ी आ रही है। अगली सुबह, तुझे बोला था ना बेटा, इसे अकेला मत भेज। तुम आजकल की लड़कियां बात मानो तब ना। पर आंटी, इसी ने जिद की थी, मैं क्या करती। रुको, इसे होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? और पापा, माँ, नीरू, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मगर तुझे किसने कहा था चौकी गेट से जाने को? मना किया था ना। अगर ये लड़की ना होती तो तू भी आज नहीं होती। नीरू, तू मेरी दोस्त ही नहीं, बहन से भी बढ़कर है। तू वहाँ पहुँची कैसे? और वो बस? मैं वहाँ से गुजर रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागी भागी चली आई और तुझे वहाँ बेहोश पाया। लेकिन वो बस क्या है और कैसे ऐसी बनी? रीमा, तुम जिस बस की बात कर रही हो वो मौत का चलता फिरता सामान है, जहाँ ड्राइवर से लेकर सभी मुर्दा हैं। 20 साल पहले एक बस शिमला जाने के लिए निकली, पर कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। रास्ते में वो बस खाई में गिर गई। करीब आधे घंटे तक वो लोग जीवित थे और सहायता के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे, पर आपातकालीन उद्धार कारक को वहाँ पहुँचने में देर हो गई और इससे वहाँ के सारे यात्री मारे गए और नेताओं ने इस बात को दबा दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं उन्हीं आक्रांतों में से एक की बेटी हूँ। मेरी माँ वहाँ थी और वो आखिर तक बची रही, मौत से लड़ रही थी। रीमा, वो बस हर रात चलती है और अपना खाली सीट भरती है। जिस दिन सारे सीट भर जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब।
अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटे का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा! ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा, अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी, अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाक्रम करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पहने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है।
तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे? इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकालकर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। तू क्या समझता है? तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया? मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है। आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है। कहते हैं इस दुनिया में
कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इंसान का वास ना हो, जहां जिंदा इंसान नहीं होते। उन सुनसान रास्तों पर उनकी रूहें भटकती रहती हैं। एक ऐसा ही किस्सा है शैलेश का। अब देखिए। हाँ हेलो सीमा। नहीं, अभी ऑफिस का इवेंट खत्म हुआ है। ये लोग भी ना इतनी दूर इवेंट रखते हैं यार, कैब भी नहीं ले सकता, ऐप नहीं चल रहा है। खैर, यहाँ इस सड़क पर रुका हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कैसी सुनसान जगह है ये, कुछ आ भी नहीं रहा इस तरफ। ये कमबख्त ऑटो वाले भी ना। सर प्लीज रुकिए सर, शायद कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। वाह, बस है ये तो। अरे रुको 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 रुको, मार डालोगे क्या? अजीब बस है। ड्राइवर सर, आप पहले जेट प्लेन चलाते थे क्या? स्टेशन जाएगी ना ये बस? अच्छा, एक स्टेशन का टिकट दे दो। भाई सुनो, ड्राइवर भाई जरा संभाल कर, घर जाना है, चांद पर नहीं जाना। अजीब बच्चा है। इन जंगल के रास्तों पर ठंड बहुत होती है। भाई ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? अरे ये स्टेशन का रास्ता ऐसा सुनसान कैसे? कंडक्टर भाई, मैंने आपसे कुछ पूछा। बड़ा अजीब है ये कंडक्टर। मैंने पूछा ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? नहीं। ये तुम्हारी आंखें? बैठे रहो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नहीं, ये टिकट ये टिकट तो 7 साल पुरानी है, और ये सब लोग। ये तो यही बस है, और ये पेपर 11 जून 2013। नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता। ड्राइवर बस रोको बस रोको। नहीं, ये क्या? ये तो वही खाई है। बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस अपना एक्सीडेंट दोहराने जा रही है। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। नहीं, ड्राइवर रोको, बस रोको प्लीज, मुझे जाने दो। कंडक्टर तुम कुछ करो ना प्लीज। नहीं, ये क्या है? नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो।
मैं ठीक हूँ। एक भी चोट नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे ऐसे कैसे? कुछ तकलीफ है बेटा? यहां क्या कर रहे हो? काका मैं उस बस में। तो तुम उस बस में थे? आपको पता है उस बस के बारे में? मैं सब कुछ जानता हूं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा। वो बस नहीं, मौत की बस है। हर रात वो अपनी मौत का नजारा दोहराती है इसी सड़क पर। तुम बच गए, इसे अपने कर्मों का फल समझो। अब चले जाओ यहां से बेटा, जाओ, चले जाओ यहां से। शैलेश तो उस रात बच गया, पर पता नहीं इस मौत की बस ने कितनों का शिकार किया है। अपनी दर्दनाक मौत का नजारा ये बस पता नहीं यूं ही दोहराती रहेगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अक्सर जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो मुझे वहां जाना पड़ता। उस दौरान दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। मैं 5 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मेरे कॉलेज का एक दोस्त रिजवान रहता था। मैंने सोचा जब मैं दिल्ली तक आया हूँ तो रिजवान से एक बार मिल ही लूं। कॉलेज में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अपने घर वापस लौटने से एक दिन पहले फ्री होकर मैं करीब रात के 8 बजे न्यू लाइट कॉलोनी बस स्टेशन पर जहांगीरपुरी जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। उस रात मौसम कुछ खराब हो रहा था। काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर में हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई नहीं था। टाइम पास करने के लिए मैं अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक बस स्टॉप पर जल रही लाइट बंद हो गई। ओहो, अब इस लाइट को क्या हो गया? बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने देखा कि रोड पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बस स्टॉप की तरफ चली आ रही। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह साड़ी से ढक रखा था। वो बस स्टॉप पर आकर रुक गई और मेरे बराबर में बैठ गई। मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी बारिश में चलकर आने के बाद भी उस औरत के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मैं सीट से उठ गया और कुछ आगे जाकर रोड किनारे खड़ा हो गया। इतने ठंडे मौसम में भी मुझे पसीना आ गया जब वो औरत ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सांसें अटकी हुई थी। मैंने हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली कि वो औरत चली गई, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि वो अचानक गायब कैसे हो सकती है। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। हाँ रिजवान, मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ, उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त के साथ बात करते हुए मैं वो सब भूल ही गया जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मैंने फोन काटा और पीछे सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के ऊपर यानी किसी की गोद में बैठ गया। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। पीछे सीट पर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी। मुझे माफ करना। एक तेज हवा के झोंके ने उस औरत के चेहरे से साड़ी हटा दी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, मुझे पहाड़गंज जाना है, क्या मुझे बस यहीं से मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता। तुरंत ही वो आदमी वहां से चला गया। मैंने जब पलटकर सीट पर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। अब डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। काश वो आदमी जिसने मुझसे रास्ता पूछा था कुछ देर यहीं रुक जाता। मैं फिर बस स्टॉप पर अकेला हो चुका था। एक बस आती हुई दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि वो जहांगीरपुरी जाने वाली बस नहीं थी। मैंने सोचा कि मौसम खराब हो जा रहा है, मैं होटल लौट जाऊं, पर मैं रिजवान से मिलने का वादा कर चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं बस स्टॉप के एरिया में ही इधर से उधर घूमने लगा। काफी दूर एक बिल्डिंग की लाइट चल रही थी। वहीं से बस स्टॉप पर कुछ रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर वो लाइट भी बंद हो गई। बस स्टॉप पर बिल्कुल खूब अंधेरा हो गया। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए मुश्किल से 20 मिनट हुए थे, लेकिन एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। कभी कोई बाइक या कार निकल कर जाती, तभी बस स्टॉप पर रोशनी होती। फिर काफी देर तक कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं आया।
अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने अपने मोबाइल की लाइट चलाई तो बस स्टॉप की छत से एक भूतनी लटक रही थी। मैं बुरी तरह घबरा कर वहां से भागा, लेकिन अंधेरे में किसी से टकराकर रोड पर गिर गया। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछले साल इसी महीने मैं बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार कर रही थी। मौसम खराब हो गया और मैं बस स्टॉप पर अकेली फंस गई। काफी देर तक जब बस नहीं आई तो मैंने एक कार से लिफ्ट मांगी। कार में 3 लड़के थे। कार में बैठते ही मुझे लगा कि मैंने कार में बैठकर गलती कर दी। तीनों शराब पिए हुए थे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने अपने नाखूनों से तीनों का मुंह नोच डाला। गुस्से में उन तीनों ने मुझे जल्दी कार से फेंक दिया और मैं ट्रक के नीचे आ गई। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी शक्ल भी नहीं पहचानी गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक जर्नलिस्ट हो, मेरी कहानी दुनिया को बताओ ताकि शहर की बाकी लड़कियाँ कुछ वहशी दरिंदों का शिकार होने से बची रहे। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। दिल्ली से लौटकर मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि उस आत्मा के द्वारा सुनाई गई कहानी क्या किसी न्यूज़पेपर में लिख कर दूं, क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटर इस तरह की भूत प्रेत वाली घटनाओं को आमतौर पर नहीं छापते। उस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं। मैंने उस आत्मा की कहानी कहीं लिख कर नहीं दी। एक रेडियो के शो में मैंने उसे सुनाया। कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। पता नहीं ऐसी कितनी आत्माएं इस दुनिया में न्याय के लिए भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैं दिल्ली के उस बस स्टॉप पर कभी नहीं गया। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अक्सर जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो मुझे वहां जाना पड़ता। उस दौरान दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। मैं 5 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मेरे कॉलेज का एक दोस्त रिजवान रहता था। मैंने सोचा जब मैं दिल्ली तक आया हूँ तो रिजवान से एक बार मिल ही लूं। कॉलेज में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अपने घर वापस लौटने से एक दिन पहले फ्री होकर मैं करीब रात के 8 बजे न्यू लाइट कॉलोनी बस स्टेशन पर जहांगीरपुरी जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। उस रात मौसम कुछ खराब हो रहा था। काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर में हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई नहीं था। टाइम पास करने के लिए मैं अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक बस स्टॉप पर जल रही लाइट बंद हो गई। ओहो, अब इस लाइट को क्या हो गया? बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने देखा कि रोड पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बस स्टॉप की तरफ चली आ रही। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह साड़ी से ढक रखा था। वो बस स्टॉप पर आकर रुक गई और मेरे बराबर में बैठ गई। मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी बारिश में चलकर आने के बाद भी उस औरत के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मैं सीट से उठ गया और कुछ आगे जाकर रोड किनारे खड़ा हो गया। इतने ठंडे मौसम में भी मुझे पसीना आ गया जब वो औरत ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सांसें अटकी हुई थी। मैंने हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली कि वो औरत चली गई, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि वो अचानक गायब कैसे हो सकती है। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। हाँ रिजवान, मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ, उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त के साथ बात करते हुए मैं वो सब भूल ही गया जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मैंने फोन काटा और पीछे सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के ऊपर यानी किसी की गोद में बैठ गया। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। पीछे सीट पर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी। मुझे माफ करना। एक तेज हवा के झोंके ने उस औरत के चेहरे से साड़ी हटा दी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, मुझे पहाड़गंज जाना है, क्या मुझे बस यहीं से मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता। तुरंत ही वो आदमी वहां से चला गया। मैंने जब पलटकर सीट पर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। अब डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। काश वो आदमी जिसने मुझसे रास्ता पूछा था कुछ देर यहीं रुक जाता। मैं फिर बस स्टॉप पर अकेला हो चुका था। एक बस आती हुई दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि वो जहांगीरपुरी जाने वाली बस नहीं थी। मैंने सोचा कि मौसम खराब हो जा रहा है, मैं होटल लौट जाऊं, पर मैं रिजवान से मिलने का वादा कर चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं बस स्टॉप के एरिया में ही इधर से उधर घूमने लगा।
काफी दूर एक बिल्डिंग की लाइट चल रही थी। वहीं से बस स्टॉप पर कुछ रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर वो लाइट भी बंद हो गई। बस स्टॉप पर बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए मुश्किल से 20 मिनट हुए थे, लेकिन एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। कभी कोई बाइक या कार निकल कर जाती, तभी बस स्टॉप पर रोशनी होती। फिर काफी देर तक कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं आया। अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी, कौन है? मैंने अपने मोबाइल की लाइट चलाई तो बस स्टॉप की छत से एक भूतनी लटक रही थी। मैं बुरी तरह घबरा कर वहां से भागा, लेकिन अंधेरे में किसी से टकरा कर रोड पर गिर गया। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछले साल इसी महीने मैं बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार कर रही थी। मौसम खराब हो गया और मैं बस स्टॉप पर अकेली फंस गई। काफी देर तक जब बस नहीं आई तो मैंने एक कार से लिफ्ट मांगी। कार में 3 लड़के थे। कार में बैठते ही मुझे लगा कि मैंने कार में बैठकर गलती कर दी। तीनों शराब पिए हुए थे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने अपने नाखूनों से तीनों का मुंह नोच डाला। गुस्से में उन तीनों ने मुझे जल्दी कार से फेंक दिया और मैं ट्रक के नीचे आ गई। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी शक्ल भी नहीं पहचानी गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक जर्नलिस्ट हो, मेरी कहानी दुनिया को बताओ ताकि शहर की बाकी लड़कियाँ कुछ वहशी दरिंदों का शिकार होने से बची रहे। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। दिल्ली से लौटकर मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि उस आत्मा के द्वारा सुनाई गई कहानी क्या किसी न्यूज़पेपर में लिख कर दूं, क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटर इस तरह की भूत प्रेत वाली घटनाओं को आमतौर पर नहीं छापते। उस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं। मैंने उस आत्मा की कहानी कहीं लिख कर नहीं दी। एक रेडियो के शो में मैंने उसे सुनाया। कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। पता नहीं ऐसी कितनी आत्माएं इस दुनिया में न्याय के लिए भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैं दिल्ली के उस बस स्टॉप पर कभी नहीं गया। इस कार को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई मैं, और ऊपर से फोन भी डेड है। मेघा गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे एक डबल डेकर बस आके रुक जाती है। वो पीछे मुड़ती है। ये बस कहां से आ गई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीइंग पे आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया मुझे अटावा शहर में उतार देना। टिकट? कंडक्टर ना तो जवाब देता है ना ही टिकट। वो चुपचाप बस सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगी। वो सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोलकर देखा, पर उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था। मेघा को बस में बैठे बहुत अजीब लग रहा था। ये म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है क्या इससे? वो कंडक्टर को हाथ दिखाकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वो आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघा की तरफ देख रहा है। मेघा थोड़ा डरे हुए उससे पूछती है, ये इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है। रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में? कैसी पार्टी है ये? तुम्हारी मौत की। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कह के वो इंसान उठकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा, ड्राइवर, ओ ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुंचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर
मेघा को देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मेघा के ऊपर पहुंच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सिर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ, कोई भूत आग में जला हुआ था तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब ये बोल रही होती है तभी वो कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेके आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नाचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं। कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है और दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाता है। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और सब मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है। मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। मेघा बस से कूद के जख्मी हो गई और वो उस सुनसान रास्ते में हैरानी से उस भूतिया पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वो बस रुकी और यू टर्न लेने लगी। मेघा अपनी सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके, बिना पीछे मुड़े भागती गई और वो तब तक भागती रही जब तक वो बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया हो, और तब जाके मेघा ने चैन की सांस ली। ये वाकया सन 2006 के आसपास का है। मैं एसएससी की तैयारी करने इलाहाबाद गई थी। कुछ साल पहले मेरे भैया भी तैयारी करने इलाहाबाद जा चुके थे। अपने भाई के कहने पर मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दिया था। उस समय कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं थे। टाइपिंग टाइपराइटर पर सीखी जाती थी। मेरी टाइपिंग की क्लासेस में बहुत कम स्टूडेंट आते थे। कभी कभी मैं कोचिंग में अकेली ही रह जाती थी। एक बार सर ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कोचिंग खुली रहेगी और मैं कोचिंग में आकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अगले दिन मैं टाइपिंग की क्लासेस में अकेली ही बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक लड़की आई। सर कहीं गए हैं क्या? हाँ सर, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। क्या तुम इसी बेंच में आती हो? मैं सर की पुरानी स्टूडेंट हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस करने आ जाती हूँ। मेरा नाम नेहा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूबी है। नेहा बहुत बातूनी थी। एक दिन में ही उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अब हम दोनों साथ साथ ही कोचिंग में लौटा करते थे। मैं अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती थी और नेहा बांस मंडी की तरफ चली जाती थी। नेहा ने बताया था कि उसका घर बांस मंडी के पास ही था। करीब 10 दिन बाद नेहा कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो वो मुझे मिली। वो बहुत खुश थी। मुझसे बोली, 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, प्लीज तुम जरूर आना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे शादी पार्टियों में जाना पसंद नहीं। ठीक है, सिर्फ मेरी एंगेजमेंट अटेंड कर लो, उसके बाद फिर किसी पार्टी वगैरह में मत जाना। मेरी नई दोस्त होने के नाते तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। आखिरकार मुझे हाँ करना पड़ा। बांस मंडी के उस पार ही मेरा घर है। रात में 9 बजे आ जाना। लेकिन एंगेजमेंट तो दिन में होती है। हाँ, होती तो दिन में ही है, लेकिन मेरे होने वाले हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। वो ड्यूटी से शाम को लौटेंगे और तभी एंगेजमेंट हो पाएगी। नेहा मेरे मोबाइल पर अपना एड्रेस SMS करके चली गई। नेहा से तो मैंने एंगेजमेंट में आने के लिए हाँ कर दिया था, पर एंगेजमेंट वाले दिन मेरा मूड बदल गया। मैंने शहर के रास्ते देखे नहीं थे और फिर रात में जाना था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उस शाम करीब 7:30 बजे लाइट चली गई। वैसे हॉस्टल की लाइट बहुत कम ही जाती थी, लेकिन उस दिन 1 घंटे तक लाइट नहीं आई। मैं अंधेरे में लेटी रही। अचानक पीछे से किसी ने तकिया सहित
मेरा मुंह सर ऊपर उठा दिया। मैं अपने आप उठकर बैठ गई। डर के मारे मैं कूदकर बेड से बाहर आ गई और मैं टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ बढ़ी ताकि मोबाइल की टॉर्च चला सकूं। लेकिन मेरा पैर मच्छर भगाने वाले कॉइल के स्टैंड पर पड़ गया और मैं बुरी तरह चिल्ला पड़ी। मुझे लगा मेरे पैर में काफी घाव हो गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब लाइट आई तो मैंने देखा कि पैर में कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक मेरा मोबाइल बजा। नेहा का ही फोन था। मैंने जैसे ही कान पर फोन लगाया, उधर से आवाज आई, रूबी आ नहीं रही हो क्या? मैं ना कहना चाहती थी, पर मेरे मुंह से निकल गया, हाँ आ रही हूँ। कभी कभी किसी काम के लिए हम चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार मैं हॉस्टल से नेहा के घर की तरफ निकल पड़ी। बांस मंडी में दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। मंडी में तो काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन मंडी के पार का इलाका एकदम वीरान लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं लौट जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ ही गई हूं तो फिर लौटना बेकार है। मैं विचारों में खोई हुई चली जा रही थी, तभी किसी ने मेरे पीछे कुछ फेंका। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खोपड़ी थी। डर के मारे मैं तेजी से चलने लगी। राइट साइड में मुझे एक गली दिखाई दी जिसके आगे तिलक कॉलोनी का बोर्ड लगा था। मैंने तुरंत मोबाइल से वो SMS देखा जिसमें नेहा का एड्रेस लिखा था। मैं तुरंत ही गली के अंदर गई। गली काफी लंबी थी और उसके सबसे अंतिम मकान पर सजावट की हुई थी। मैं समझ गई कि वही नेहा का मकान है। मैंने नेहा के घर की तरफ बढ़ते हुए नेहा को फोन किया। हेलो नेहा, क्या तुम बाहर आ जाओगी? मैं तुम्हारे घर पर पहुंचने ही वाली हूँ। तुम सीधे घर के अंदर आ जाओ। इतना कहकर नेहा ने फोन काट दिया। घर के बाहर काफी चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी मेरे होश उड़ गए। पूरा घर एक खंडर जैसा लग रहा था। घास और झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थीं। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे दरवाजा था ही नहीं, दीवार थी। तभी मुझे मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी भयानक थी। तो नेहा खड़ी थी। उसके पूरे चेहरे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। उसने श्रृंगार किया हुआ था, लेकिन श्रृंगार ने उसका चेहरा और भयानक बना दिया था। नेहा अपने दोनों हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ी, जैसे वो मेरा गला घोटने आ रही हो। मैं पीछे भागती तो कहाँ भागती, क्योंकि पीछे तो दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। जमीन पर ईंटें और पत्थर पड़े हुए थे। मैंने ईंटें पत्थर उठाकर नेहा की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वो पत्थरों से लहूलुहान हो गई, लेकिन फिर भी हंसी जा रही थी और मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि दीवार के किनारे एक शहतूत का पेड़ है। मैं उस पेड़ के सहारे दीवार कूद सकती थी, लेकिन मैं पेड़ की तरफ भागी। मैं पेड़ तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन पीछे से नेहा ने मेरा पैर पकड़ लिया और वो मुझे खींचने लगी। आखिरकार मैंने एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और मैं पेड़ से कूदकर तुरंत ही बाउंड्री के बाहर आ गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने हॉस्टल के चौकीदार को फोन किया और जगह की लोकेशन बताई। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैं तिलक कॉलोनी के पार वाले खंडर में हूँ। उसने कहा कि वो आधे पौने घंटे में पहुँच जाएगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। ये नेहा की आत्मा थी। क्या तुम जिंदा नहीं हो और मुझे क्यों सता रही हो? 7 साल पहले तुम्हारा भाई अभिषेक और मैं एक ही बैच में टाइपिंग करते थे। मैं अभिषेक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। हमने एंगेजमेंट प्लान बना लिया था। अभिषेक ने कहा था कि वो अपने घर जल्दी से ही मेरे बारे में बता देगा, लेकिन एंगेजमेंट होने से कुछ दिन पहले ही तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद तुम्हारे भाई के लिए ढेर सारे महंगे महंगे रिश्ते आने लगे। उन्होंने ढेर सारा दहेज देकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती थी, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। इतना कहकर नेहा की आत्मा गायब हो गई। मुझे अपने भाई पर बहुत शर्म आई। मैं आंखों में आंसू लिए अपने हॉस्टल लौट आई। बाद में करप्शन के आरोप में मेरे भाई की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटते ही मेरी भाभी ने मेरे भाई को छोड़ दिया। मेरा भाई आज अकेले जिंदगी बिता रहा है। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका है।